आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के। नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र, लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना के विमर्श में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि अगर आपके लिए संभव हो तो हमारा सहयोग करें। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना का यह संघर्ष आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से भाषण सुना होगा। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी लगातार एक ही कोशिश करते हुए नजर आते हैं, किसी भी तरह किसी भी चीज में उनका पहले नंबर पर नाम आ जाए। जैसे नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जो नेहरू के खिलाफ अब तक सबसे ज्यादा दुष्प्रचार करते हुए पाए गए हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो नेहरू पर इतने झूठ बोल चुके हैं, संसद से लेकर रैलियों तक, कि दूसरे किसी व्यक्ति के लिए यह बराबरी कर पाना भविष्य में बहुत मुश्किल होगा। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके ऊपर लोकसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच का आरोप लगता है और जांच में सही पाया जाता है। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का गुणगान किया है। वही आरएसएस जिस पर गांधी जी की हत्या के बाद गृह मंत्री सरदार पटेल ने 4 फरवरी 1948 को देशव्यापी प्रतिबंध लगा दिया था। वही आरएसएस जो बार बार अपने को राजनीतिक संगठन नहीं कहता है, सामाजिक संगठन कहता है, हिंदू एकता का संगठन कहता है, और जिसने लिख कर दिया था कि अगर उस पर से प्रतिबंध हटा लिया जाए तो वह राजनीतिक गतिविधियों से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसके बावजूद 11 जुलाई 1949 को जब आरएसएस पर से प्रतिबंध हटा लिया गया, उसके बाद आरएसएस उन्हीं गतिविधियों में फिर से शामिल हो गया जिनमें वह पहले से था। आरएसएस ने पारदर्शिता के लिए कुछ नहीं किया। आप जानते हैं, आरएसएस का कोई रजिस्टर नहीं है जिससे आप पता लगा सकें कि कौन आरएसएस का मेंबर है, कौन आरएसएस का मेंबर नहीं है। आरएसएस पर्याप्त मात्रा में चंदे लेता है, पर्याप्त मात्रा में लोगों से धन लेता है, लेकिन उस धन का कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि आरएसएस ने अपना पंजीयन ही नहीं कराया है। उसका पंजीयन नहीं है, उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। बावजूद इसके हमने दिल्ली में आरएसएस का भव्य मुख्यालय कुछ समय पहले ही बनते और उसका उद्घाटन होते हुए देखा है, जिसकी लागत 150 करोड़ से ज्यादा खुद आरएसएस के कथित सूत्रों द्वारा मीडिया में बार बार बताई गई, और बड़ी मासूमियत से बताया गया कि 150 करोड़ की राशि 75,000 स्वयंसेवकों ने 2-2 हजार रुपए चंदा करके दी है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप एक छोटी सी संस्था बनाएं, उसका भवन बनाएं, उसके लिए प्लॉट खरीदें और आपका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन ना हो। तो वही आरएसएस जिस पर सरदार पटेल ने पाबंदी लगाई थी, उसी आरएसएस का गुणगान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कर रहे हैं। मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है एक प्रकार से। 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को और हमें प्रेरणा देता है। एक विडंबना और देखिए, 15 अगस्त की सुबह सबसे पहले प्रधानमंत्री राजघाट जाते हैं। राजघाट में गांधी की समाधि पर गांधी को प्रणाम करते हैं और कुछ देर बाद लाल किले की प्राचीर से जब भाषण देते हैं तो गांधी की हत्या के बाद जिस संगठन पर सबसे ज्यादा संदेह किया गया, नफरत फैलाने के लिए उस पर पाबंदी लगाई गई, उसका गुणगान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। उनका पूरा ध्यान ही असल में सब कुछ पहला करने पर जोर है, अपने नाम पर इतिहास बनाने पर जोर है। लेकिन आरएसएस की इतनी तारीफ करने की जरूरत क्या है? इससे पहले भी बीजेपी के प्रधानमंत्री हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कभी इस तरह का काम नहीं किया। तो क्या मोदी जिस तरह से राजनीतिक मुश्किलों में घिरे हुए हैं, आरएसएस उन्हें एक आखिरी रास्ता नजर आता है? क्या यह मोहन भागवत को मनाने की कोशिश है? मोहन भागवत को मनाने की यह पहली कोशिश नहीं है। इसके पहले हमने 2024 में तीसरी बार सत्ता में आने के बाद मोदी को आरएसएस पर लगे एक बैन को हटाते हुए देखा था। आरएसएस पर यह पाबंदी थी कि उसमें केंद्रीय कर्मचारी हिस्सा नहीं ले सकते हैं आरएसएस की गतिविधियों में। यह पाबंदी 1966 में लगाई गई थी। उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और इस पाबंदी को आगे चलकर बाद में 1970 और 1980 में दोबारा से दोहराया गया, क्योंकि आरएसएस में बड़ी संख्या में केंद्रीय कर्मचारियों के शामिल होने की खबरें आ रही थी, या आरएसएस किस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी वैचारिक सोच में लेने की कोशिश कर रहा था, उसकी खबरें आ रही थी। जबकि अपना प्रतिबंध हटाए जाने के वक्त आरएसएस ने कहा था वह राजनीति से कोई सरोकार नहीं रखेगा। लेकिन आरएसएस की सबसे बड़ी क्षमता यही है, वह कहता कुछ और है और करता कुछ और है। नेहरू ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि आरएसएस अगर कहे कि वह इस दिशा में जा रहा है तो उसे उस दिशा को छोड़कर बाकी 3 दिशाओं में खोजना। इसका मतलब आरएसएस की कथनी और करनी में भारी अंतर है और उसके इन्हीं वादों पर यकीन करने की कीमत हमारा लोकतंत्र भुगत रहा है। हमने गांधी को खोया और गांधी की हत्या के बाद दूसरा कोई नहीं, सरदार पटेल साफ साफ कहते हुए नजर आते हैं कि आरएसएस ने जिस तरह का सांप्रदायिक वातावरण देश में बनाया, हमें उसकी कीमत गांधी की जान देकर चुकानी पड़ी है। वही सरदार पटेल जिनकी विरासत को हथियाने की कोशिश में गुजरात में इतनी बड़ी उनकी प्रतिमा लगाई गई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सरदार पटेल से भी मोदी का मोह भंग हो रहा है। आपने सरकार की ओर से जारी किए गए विज्ञापन देखे हैं, अपनी स्क्रीन पर आ रहे इस विज्ञापन को ध्यान से देखिए। इसमें गांधी से थोड़ा ऊपर सावरकर है। आपको देखकर इसे आश्चर्य नहीं होता? गांधी से ऊपर सावरकर, और इस तस्वीर में पटेल नहीं है। नेहरू का नहीं होना तो समझ में आता है, क्योंकि इस सरकार को सबसे अधिक परेशानी नेहरू से है। नेहरू ने जो देश बनाया वो सबका देश था, और आरएसएस जो देश बनाना चाहता है उसमें मुसलमानों के लिए दूसरे दर्जे की नागरिकता है, उसमें दलितों के लिए अधिकार नहीं है, क्योंकि ये वही आरएसएस है जिसने लंबे समय तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, जिसने संविधान का विरोध किया, जिसने बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान के विरोध में रैलियां की, प्रदर्शन किए, क्योंकि इसे ऐसा संविधान चाहिए था जो हिंदुओं को महत्व दे, उनका अधिकार रखे, सवर्ण जातियों का अधिकार रखे, जो मनुस्मृति के विचार को लेकर आगे बढ़े। तो क्या नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार सरदार पटेल से भी नाराज है? इस विज्ञापन को देखकर यही लगता है। आइए एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाते हैं
इससे आप समझ पाएंगे कि आखिर सावरकर का इतना महत्व क्यों है और क्यों सरदार पटेल पर अब सावरकर को प्राथमिकता दी जा रही है और कैसे एक आखिरी रास्ते की तलाश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। याद रखिएगा, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आ रहे हैं। उनके बारे में कई तरह की बातें कही जा रही हैं। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पत्रकारों के सामने अपनी चिंता जताई है, मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पता लगाना चाहिए कि पूर्व उपराष्ट्रपति कहां हैं, क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति ने जिस तरह का साहस दिखाया था वैसा साहस इससे पहले केवल हमने सत्यपाल मलिक के रूप में देखा था। आखिरी समय में इस सरकार ने सत्यपाल मलिक के साथ क्या किया हम सब जानते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार की जो शिकायत की थी, सीबीआई से जांच कराने की बात कही थी, उल्टे उनके घर पर जांच एजेंसियां भेज दी गईं और आखिरी समय में बीजेपी का यह वरिष्ठ नेता अपने उसूलों के साथ अस्पताल में एकदम अकेला ही रहा। आपने उनकी मृत्यु से ठीक पहले जारी किया गया वह वीडियो भी देखा होगा, जिसमें वह मोदी से अपील कर रहे हैं कि वह उनको झूठे मामलों में ना फंसाएं। चलते चलते यह किस्सा जो आपको सावरकर को समझने में मदद करेगा और कैसे यह किस्सा आपको बताएगा कि संघ क्या चाहता है। 10 फरवरी 1949 दिल्ली के लाल किले के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त कर दी गई है, क्योंकि लाल किले के भीतर ही विशेष अदालत बनाई गई है। ठीक 11:20 पर नाथूराम गोडसे के साथ 8 अन्य अभियुक्त कोर्ट रूम में लाए जाते हैं। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट बताती है केवल सावरकर के चेहरे पर गंभीरता थी, नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे मुस्कुराते हुए आ रहे थे। जज आत्माचरण ब्लैक सूट में 11:30 पर कोर्ट रूम में पहुंचते हैं। बैठते ही जज ने नाथूराम गोडसे का नाम पुकारा। गोडसे खड़ा होता है, फिर बाकी के नाम पुकारे जाते हैं। जज आत्माचरण ने गांधी की हत्या के दोषी पाए गए नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई। विष्णु करकरे, मदन लाल कहवा, शंकर किस्टिया, गोपाल गोडसे और दत्तात्रेय परचुरे को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। सबूतों के अभाव में सावरकर को बरी कर दिया गया। इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे पीछे की कतार में सावरकर नजर आ रहे हैं। वही सावरकर जो इस समय सरकार की आंख के तारे बने हुए हैं और सरदार पटेल को पछाड़कर सरकारी विज्ञापनों में नजर आ रहे हैं। मोदी को लग रहा है कि सावरकर को आगे करके आरएसएस को खुश किया जा सकता है, आरएसएस का समर्थन हासिल किया जा सकता है। आपको याद दिला देना जरूरी है कि कुछ समय पहले ही मोहन भागवत ने इशारों ही इशारों में 75 वर्ष के बाद संन्यास की बात कही थी, जिसको लेकर बीजेपी के भीतर भारी हलचल, बेचैनी और सत्ता के गलियारों में एक किस्म की घबराहट देखी गई थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना के विचारों का समर्थन करें। लोकतंत्र में पारदर्शिता बेहद जरूरी है। यह सरकार लगातार ऐसे फैसले करती है जिसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, जिसमें कोई जवाबदेही नहीं है। इसलिए नागरिकों का सतर्क रहना बेहद जरूरी है। नमस्कार, धन्यवाद।